बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नंबर है हमारा यहाँ पे 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो जैसा कि बच्चों हमने आपके लिए एग्जाम स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, तो ये उसी सीरीज का आपका चैप्टर नंबर 5 है और इस पूरे ही चैप्टर को एक ही वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट समझने वाले हैं, यानी कि वन वीडियो वन चैप्टर। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उससे संबंधित है। लाइक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनसे संबंधित है। कहाँ कहाँ पे लोकतंत्र का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जातीय संघर्ष की स्थिति कैसी रही है, साथ ही साथ वहां के साथ में भारत के कैसे अच्छे कैसे खराब संबंध है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में 1 घंटे में कवर अप हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो जाए वीडियो देखने के बाद तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में मोस्टली अगर हम कंट्रीज की बात करें तो किन कंट्रीज को यहाँ पे हम देखेंगे। तो नंबर 1 पे आता है इंडिया। ठीक है, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स श्रीलंका, 8 है हमारे यहाँ पे मालदीव। तो टोटल दक्षिण एशियाई देशों में हम 8 देशों को गिनते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम म्यांमार को क्यों नहीं गिनते। तो अगर आपको पता होगा आसियान संगठन के बारे में, ठीक है, तो आसियान क्या है, आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। तो ये किस में आ जाता है, म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आ जाता है। ठीक है ना, और जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं ये किस में आ जाते हैं, साउथ एशिया में, कंप्लीट साउथ एशिया उसमें। तो ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से देश हैं और कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीचे यहाँ पे है मालदीव। तो देश कौन से कहाँ कहाँ पे ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता हो। अब देखो यहाँ पे जितने भी ये देश हैं, इन कंट्रीज के अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल भारत की, तो भारत के उत्तर में विशाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है और इसके यहाँ पे दक्षिण में अरेबियन सी यानी कि हिंद महासागर है। इसके पश्चिम में यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है और पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे एक तरीके से जो दक्षिण एशिया है ये भौगोलिक तौर पे इसकी अपनी अलग अलग देशों की अलग अलग विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत की हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, अब देखो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले भारत हम और श्रीलंका की बात करें तो अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के बाद जब भारत और श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका को आजादी कब मिली थी 1948 में तब, और भारत को कब मिली थी 1947। तो दोनों ने ही आजादी के पश्चात किस चीज को कायम किया, लोकतंत्र। वहीं हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों एक साथ भी चलते हैं। कभी एक रहता है तो कभी दूसरा रहता है। ठीक है, मतलब कि लोकतंत्र और सैनिक शासन ये दोनों ही चलते हैं। नेपाल की बात कर लें तो 2006 तक वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन 2008 में उसे समाप्त कर दिया गया और नेपाल जो है एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। इसमें फिर भूटान की बात आ जाती है। तो भूटान में 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद यहाँ पे एक एक तरीके से कह सकते हैं राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था कायम की गई। मालदीव जो है वो 1968 तक एक सल्तनत थी, लेकिन उसके बाद में ये यहाँ गणतंत्र बन गया और यहाँ पे अधिशासन प्रणाली को अपनाया गया। तो बेसिकली जितने भी ये इसके पड़ोसी देश हैं भारत के या फिर दक्षिण एशिया में, तो उन सभी में शासन किस तरीके का है ये आपको यहाँ पे समझाया गया। भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद लोकतंत्र था, पाकिस्तान बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक दोनों तरीके का रहता है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था फिर लोकतंत्र गणराज्य बन गया। इस तरीके से भूटान है और मालदीव है। अब दक्षिण एशियाई देशों ने अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने सार्क की स्थापना की यानी कि डक्चेस की स्थापना की। आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका एक तरीके से जो प्रतीक है वो होता है। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब ये क्या करता है सार्क, सार्क की स्थापना तो हुई थी 18 दिसंबर 1985 और इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में स्थित है।
बेसिकली सार्क की जो स्थापना थी वो मुख्यतः 7 देशों ने मिलकर शामिल की थी। 7 देशों ने इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका थी। लेकिन जब 1985 में इसकी स्थापना हुई तब कितने सदस्य देश थे? 7। और फिर इसी में तकरीबन हम कह सकते हैं कि अराउंड 22 साल के बाद इसमें एक और देश जोड़ा गया 2007 में अफगानिस्तान। तो टोटल सार्क में कितने देश हो गए? 8। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इसके उद्देश्य क्या थे? यानी कि अगर दक्षिण एशियाई देशों ने सोचा है कि हम एक संगठन बनाएंगे सार्क, तो इसका कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या था? तो बहुत से उद्देश्य आके सामने निकल गए। पहला, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इन देशों में जनता के विकास में, जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। यानी कि दक्षिण एशिया में सम्मिलित सभी देश अपने अपने देशों में जनता जो है उसका विकास करना चाहते थे, उनके जीवन में सुधार लाना। अपने देशों में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आपसी सहयोग जो है उसको और बढ़ावा देना चाहते थे। सभी देश एक साथ मिलकर आर्थिक विकास करना चाहते थे, ये इसका उद्देश्य था। जितने भी आपसी विवाद होंगे उनको बैठकर बातचीत करके सुलझाया जाएगा। आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। बेसिकली ये है सार्क के उद्देश्य, जो कि कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये असफल होने लगा। यानी कि इसकी असफलता किन बातों पर निर्भर करती है, ये तो हमने देख लिया इसका उद्देश्य क्या है। अब इसकी असफलता किन बातों पर निर्भर करती है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपसी विवाद है। फॉर एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में हमेशा आपसी विवाद बने रहते हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, सैनिक घटनाओं को लेकर हो, या फिर धर्म को लेकर। फिर आता है आतंकवाद। जितने भी ये देश हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन कई बार बांग्लादेश, ये आपस में इन आतंकवाद गतिविधियों की वजह से, इवन कई अन्य कारणों की वजह से आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसी विश्वास में कमी, यानी कि देखो विवाद, आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, इनकी वजह से क्या होता है? आपसी विश्वास में कमी आती है। तो जो सार्क का एक अहम उद्देश्य होता है व्यापार, तो उस व्यापार में कमी आने लगती है। तो सार्क की असफलता के ये बहुत बड़े अहम कारण है। पहले हमने क्या देखा? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? स्थापना 18 दिसंबर 1985 को, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। इसके उद्देश्य यहाँ पे 4 ये दिए हुए हैं। और बात करें ये आखिर क्यों असफल हो गया, तो असफलता के भी इसके कुछ 3 से 4 कारण हैं, जो कि यहाँ पे आपको समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो दक्षेश का टॉपिक यहाँ पे हो जाता है हमारा क्लियर। अब देखो दक्षेश के अगर हम वर्तमान नेताओं की बात करें, तो ये विकिपीडिया से मैंने इमेज लिया है। आप सर्च करेंगे दक्षेश के वर्तमान नेता, तो विकिपीडिया पे आपको ये इमेज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे है राष्ट्रपति अशरफ गनी। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री शेख हसीना। भूटान की बात करें तो प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। और भारत के आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। मालदीव की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दुबा हैं। और श्रीलंका के हैं राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे। और पाकिस्तान के, देखो ये डाटा जो है वो 2022 से पहले का है। ठीक है, 2022 से पहले का है। 2022 में पाकिस्तान के जो सैनिक शासक है वो इसमें हो सकता है शामिल हो, क्योंकि इमरान खान तो जो है वो तो रहे, मतलब वो तो अभी है नहीं। ठीक है, तो शहबाज शरीफ ये इनका एक ऑफिशियल नाम है एक तरीके। ठीक है, तो ये है दक्षेश के वर्तमान नेता। आई होप दक्षेश का जो कंप्लीट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने साफ्टा भी बनाया। साफ्टा क्या है? तो साफ्टा का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। बेसिकली 2004 में जो सार्क के देश थे, इन्होंने देखा कि हमारा जो सार्क है उसका व्यापार में कमी आ रही है। ठीक है, आपसी सहयोग कम हो रहा है, तो इन्होंने 2004 में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा समझौता बनाया और उस पर हस्ताक्षर किए। और 2006 से ये प्रभावी बन गया। इसका लक्ष्य ये था कि आपसी विश्वास पर जो सीमा शुल्क लगता है, व्यापार जो होता है आपसी व्यापार, उस पर सीमा शुल्क जो है या तो हम उसे पूरा खत्म कर दें
या तो उसे कुछ हद तक कम करें ताकि व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। इसकी स्थिति कैसी रही? तो जिस तरह से सार्क असफल रहा, इसी तरीके से ये भी असफल रहा, क्योंकि छोटे-छोटे देश ये माना करते थे कि भारत उनके बाजारों पर काबू करना चाहता है। क्योंकि आपको पता है, यहाँ एक ओर भारत इतना बड़ा है, वहीं नेपाल यहाँ पे इतना छोटा है, भूटान इतना छोटा है, बांग्लादेश भी यहाँ पे इतना छोटा है, श्रीलंका भी छोटा है, इवन पाकिस्तान भी इतना छोटा है। तो ये इन सभी का ये मानना है कि भारत हमारे बाजारों पर नियंत्रण करना चाहता है, इसलिए ये भी असफल है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका इसके साथ में फ्री ट्रेड अभी भी चलता है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका इनके साथ अभी भी चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो भारत के भूटान के साथ संबंध कैसे थे, भारत के मालदीव के साथ संबंध कैसे थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हम वीडियो के एंड में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक बड़ा टॉपिक आता है उसे डिस्कस करेंगे, और अभी तक कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना। चलो अब आ जाते हैं हमारे सबसे बड़े बड़े टॉपिक, पाकिस्तान का लोकतंत्र और सैनिक शासन। ठीक है, तो देखो भाई, पाकिस्तान में हमेशा से सैनिक और लोकतंत्र दोनों ही स्थितियां होती रहती, तो कब कौन सी रही सबसे अच्छे तरीके से समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझोगे जनरल अयूब खान के बारे में। क्या था यहाँ पे ये पॉइंट, देखो एक सेकेंड, जनरल अयूब खान। हाँ, तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में पहले संविधान बनाने के बाद देश की शासन की बागडोर किसने संभाली थी? जनरल अयूब खान ने, यानी कि आजादी के पश्चात। लेकिन इन्होंने कुछ कार्य सही नहीं किए तो जनता का गुस्सा भड़का और विरोध प्रदर्शन हुए और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पे आए दूसरे शासक जनरल याहिया खान। तो याहिया खान के दौरान ही जो 1971 की घटना हुई थी भारत पाकिस्तान की, ठीक है, बांग्लादेश नया नया देश बना था, ये इसकी घटना इन्हीं के दौरान हुई थी, जिसकी वजह से इनका भारी मात्रा में विरोध किया गया था। ठीक है, अब जब ये विरोध हुआ तो फिर इनको भी सत्ता से हटना हुआ। फिर एक नए व्यक्ति आए जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन्होंने 1971 में जब जनरल याहिया खान के विरोध प्रदर्शन के बाद, ठीक है, जनता ने इनका विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि बहुत सी सेना मारी गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने के बाद उनको भी सरकार से हटना पड़ा। फिर यहाँ पे एक नए व्यक्ति आए जुल्फिकार अली भुट्टो, ये 1971 से 77 तक रहे, और फिर 1977 में जियाउल हक ने इनकी सरकार को गिरा दिया और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली। फिर जियाउल हक जो थे, इन्होंने 1982 के बाद इन्हें एक बहुत ही बड़े लोकतांत्रिक शासन से संबंधित एक आंदोलन का यहाँ पे सामना करना पड़ा, और उसके पश्चात जनरल जो जियाउल हक थे, इनको पूरी तरीके से अपनी सरकार छोड़नी पड़ी। एक नई नेतृत्वकर्ता आए 1988 में, जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो। अब इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं लोकतांत्रिक जो सरकार थी वो बनाई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आजादी के पश्चात सर्वप्रथम लोकतंत्र सरकार की बागडोर किसने संभाली, कब थी? तो ये 1988 में बेनजीर भुट्टो के द्वारा नेतृत्व में बनी थी लोकतांत्रिक। निर्वाचित लोकतंत्र की ये सरकार कितने साल तक चली? मात्र 11 वर्षों तक, 1999 तक। अब 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे अपनी सरकार कायम की, जनरल जियाउल हक को जेल में डाल दिया और अपने आप को इन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब 2001। तो चीजें समझ में आ रही हैं। जनरल अयूब खान आए सबसे पहले, फिर याहिया खान आए, या तो देखो आप क्या रख लो, सबसे पहले अयूब, याहिया, अली भुट्टो और जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, इस तरीके से आप ये याद रखेंगे नाम। फिर जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्र हो चाहे सैनिक शासन, बेसिकली वो अपने टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान पर हालांकि अभी भी सेना की हुकूमत है, लेकिन 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से नेता यहाँ पे शासन कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में सैनिक शासन भी है और लोकतांत्रिक शासन, दोनों तरीके का शासन वहां पे देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक का रिकॉर्ड कैसा रहा, कंप्लीट समझ गए। अब समझो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत से संबंध खराब रहे थे, लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पे समझो,
कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता। तो इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये है सेना, धर्मगुरु और भू अभिजनों का सामाजिक दबदबा। कैसा दबदबा? क्योंकि ये सेना, चाहे वो सेना हो, धर्मगुरु हो या भूस्वामी अभिजन हो, ये सभी क्या करते हैं अपने फायदे के लिए जो सैनिक शासन होता है उसे बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है, यहाँ पे एक स्वतंत्र शासी प्रेस मौजूद है जो कि ऐसी घटनाओं को जनता के सामने रखती है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के साथ जितने भी पश्चिमी देश हैं वो भारत को एक तरीके से कहते हैं, सॉरी भारत नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान को अपने लिए स्वार्थ साधने के रूप में कार्य करते हैं और वो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र कायम नहीं हुआ। लोकतंत्र को यहाँ पे चलाने के लिए, सैनिक शासन को खत्म करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, वो भी यहाँ पे कोई मदद नहीं करता है। पाकिस्तान जो है उसे कई देश एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र और स्थायी नहीं रहता। तो 4 कारण है यहाँ पे मेन: सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, अमेरिका के द्वारा बाकी अन्य देशों के द्वारा सैनिक शासन को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई मदद नहीं करता है और पाकिस्तान एक विश्व इस्लामी आतंकवाद संगठन के पे प्रदर्शित होता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन का रिकॉर्ड कैसा रहा और उसके बाद यहाँ पे आखिर लोकतंत्र सैनिक शासन आते जाते क्यों रहे। ठीक है, अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कई तनाव के कारण यानी कि विवाद है, संघर्ष है। तो पहला देखो, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, तब इसके बाद से लेके अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 4 युद्ध हो चुके हैं। लगभग क्या, ऑलमोस्ट 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें से पहला युद्ध हुआ था 1948 में। किसको लेकर? 48 का युद्ध यानी कि विभाजन के अगले ही साल कश्मीरी जो कश्मीर था, तो इसी कश्मीरी मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ था और जो कश्मीर था फिर वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा यानी कि पहला हिस्सा, प्रथम हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना और दूसरा जम्मू कश्मीर प्रांत बना जो कि एक तरीके से भारत का हिस्सा बना। हालांकि इसे अनुच्छेद 376 के तहत कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में आज ये एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है यानी कि केंद्र शासित बना हुआ है। यानी कि यहाँ के पे कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट जो रहेगी वो पूरी केंद्र की यहाँ पे गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 376 यहाँ से खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ यहाँ पे गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में। कच्छ का रण जो है ये एक सीमा है, इसको लेकर काफी विवाद हुआ था 1965 में और युद्ध भी हुआ। तीसरा युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश एक नया देश बना था, भारत ने अपनी सेना भेजी बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक तरीके से बट गया और नया देश बांग्लादेश बना था। चौथा युद्ध हुआ यहाँ पे 1999 में। तो पाकिस्तान की सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण की एक रेखा होती है यानी कि एक तरीके से अवैध घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश की, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी भारत ने जवाबी कार्यवाही की और एक युद्ध हुआ जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं और इस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना विजयी रही थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इन 4 युद्धों की वजह से भी कई तरह के यहाँ पे तनाव उभर के सामने। फिर अगला यहाँ पे आता है विवाद का कारण परमाणु हथियार। तो भारत ने 1998 में अपना सफल परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में और इसी को देखते हुए जब पाकिस्तान ने देखा कि इसने तो अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, अगर कभी भविष्य में इसने हमला किया तो हम तो गए, तो पाकिस्तान ने यही देखते हुए अपना भी एक परमाणु परीक्षण किया और हथियार बनाने एकत्र कर दिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। पाकिस्तान कहता है कि हमें इतना जल दो और भारत कहता है अगर हम तुम्हें इतना जल दे देंगे जितनी मांग है उनकी, तो भारत के बहुत से राज्य सूखाग्रस्त हो जाएंगे। इवन हाँ, ये तो हमने देख ही लिया था, गुजरात के कच्छ रण में सरकारी सीमा रेखा को लेकर विवाद है, ये सारी चीजें, ये तो हो गए विवाद के कारण। अब क्या इन विवादों के बाद इन्होंने कभी भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की? तो बिल्कुल की। जैसे सबसे पहला सिंधु नदी जल संधि, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल बंटवारे को खत्म करने के लिए, सहयोग करने के लिए 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किया
और एक एक्यूरेट कितना पानी किस देश को मिलना चाहिए उसकी सीमा तय करके उतना पानी दिया जाने लगा। तो सिंधु नदी जो विवाद था वो तो सुलझ गया। दूसरा, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ 1965 का। इसमें कुछ बातों को कहा गया कि हम बिना फालतू के ऐसी वजहों से आप हमारे देश में नहीं आएंगे, ना ही तो अवैध कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और आप कब्जा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, युद्ध होगा नहीं। ये सारी चीजें इसमें कहेंगी। फिर 1972 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बांग्लादेश नया देश बना था, इसके बाद इन दोनों ने आपस में एक शिमला समझौता किया और इस बात की मंजूरी दी, इस बात को पुख्ता किया कि आगे भविष्य में हम ऐसे किसी भी देश में जो कि पाकिस्तान से संबंध होगा वहां पे सेना नहीं देंगे। उसके बाद लाहौर बस सेवा यहाँ पे स्टार्ट की गई 1999 में। बेसिकली ये क्या थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में एक लाहौर बस सेवा यहाँ पे शुरू की गई भारत से पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है 99 का जो युद्ध हुआ था, चौथा युद्ध कारगिल का, उस युद्ध के पश्चात ये प्रांत, लाहौर प्रांत काफी ज्यादा ग्रसित हुआ था इससे, और ये कारगिल युद्ध के पश्चात लाहौर बस सेवा को समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पे आया शाप्त था। तो भारत और पाकिस्तान ने 2004 में अपने व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2004 में किस पे हस्ताक्षर किया था, साफ्टा पे। फिर पाकिस्तान ने अपने आने वाले, यानी कि भारत जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, सॉरी भारत जो है वो पाकिस्तान से जो भी सीमेंट आयात किया जाता है उस पर बहुत हद तक सीमा शुल्क जो है, यानी कि जो टैक्स है, उससे उसने कम कर दिया, एवन ये कहें कि खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। उसके बाद इन दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी कि बहुत से इन्होंने समझौते किए आतंकवाद को लेकर, साझा रणनीति अपनाई है कि हम आतंकवादी घटनाएं नहीं करेंगे, कुछ संगठन वगैरह नहीं बनाएंगे, अगर कोई संगठन हमारी तरफ से कुछ कार्यवाही करता है तो हम उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, पहली बात कार्रवाई होने नहीं देंगे। तो ऐसी कुछ रणनीतियां यहाँ पे अपनाएंगे। फिर आया यहाँ पे क्रिकेट टीम का दौरा 2004। तो बेसिकली इस साल में भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को अच्छा बनाने के लिए दोनों देशों ने क्रिकेट की एक श्रृंखला आयोजन की, जिसमें भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, भारत की जो टीम थी वो पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए। तो वहां पे भारत की टीम काफी अच्छा उसने प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से इसके बाद भारत से कभी भी कोई टीम पाकिस्तान खेलने नहीं गई। ठीक है, तो ये हैं इसके कुछ संबंधों के बारे में। तो भारत पाकिस्तान, इसके लोकतंत्र रिकॉर्ड, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। पहले भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र और सैनिक शासन के बारे में हमने समझा। दूसरा, हमने समझा कि लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता पाकिस्तान। तीसरा, कि कौन कौन से यहाँ पे विवाद सामने आते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी हमने समझा कि कौन कौन से संबंधों के लिए यहाँ पे कदम उठाए गए। ठीक है, तो आई होप पाकिस्तान का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक जो आपको समझाया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको पता है 1971 में टूटकर एक नया देश बना। तो इस नए देश की बनने की कहानी क्या रही ये समझेंगे, और फिर 1971 के बाद यहाँ पे शासन कैसा रहा, ये दोनों ही कहानियां यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, बांग्लादेश एक नया देश 1971, तो 47 से 71 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जब 1970 के आसपास की ये कहानी है, उसी के बाद यहाँ पे इन 2 ही सालों में पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे सामने आती है। ठीक है, तो शुरुआत होती है कहानी की कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, देखो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से वर्तमान में जानते हैं, ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान में अपना दबदबा कायम करने के लिए, उर्दू भाषा को थोपने के लिए कई सारे नियम कानून पूर्वी पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश की। और जब इसकी कोशिश की तो पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से कहा कि हमें थोड़ी स्वायत्तता दो, राजनीतिक सत्ता में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस मांग को नहीं माना गया।
फिर यहाँ पे एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की और 1970 के जब चुनाव हुए तो ये अवामी लीग के सदस्य थे। तो अवामी लीग को 1970 के दशक में ईस्ट पाकिस्तान से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई और ये विजयी रही। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ के जो सरकार थी, सैनिक सरकार, उसने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया। और जब इनको जेल में डाल दिया तो इनकी मांग एक तरीके से कहते हैं काफी धीमी हो गई। और इसी को देखते हुए, इसी का फायदा उठाते हुए जनरल याहिया खान ने क्या किया, बंगाली जनता का ये जो आंदोलन था, बंगाल के लोगों का ये जो आंदोलन था स्वायत्तता का, ठीक है, उर्दू भाषा को ना थोपने का, इसको इन्होंने कुचलने की कोशिश की, जिसमें ये एक तरह से हम कह सकते हैं काफी हद तक सफल भी रहे और बहुत से हजारों लोग इसमें मारे गए और बहुत लाखों लोग भारत में पलायन करके रहने को मजबूर हुए। और जब पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से बात की कि हमें आपकी मदद चाहिए, तो भारत ने ऑफिशियली इसकी मदद की। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। समर्थन करते हुए 1971 में भारत ने अपनी जो सेना थी वो ईस्ट पाकिस्तान में भेजी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी सेना को भगाने के लिए। तब इन दोनों के बीच में, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत, इन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत विजयी रहा। और फाइनली जो एक पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, ये अब एक नया स्वतंत्र देश बनकर सामने आया, जिससे हम बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपना खुद का संविधान बनाया और भारत की तरह ही उसने भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको अपनाया। तो बांग्लादेश की एक नए देश बनने की कहानी जो है वो कुछ इस तरह की रही। ठीक है, बांग्लादेश एक नए देश की कहानी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट आप यहां से दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। अब आता है कि जब एक नया देश बन गया तब उसके बाद में यहाँ पे शासन कैसा। ठीक है, तो देखो अब आता है बांग्लादेश में लोकतंत्र का रिकॉर्ड। तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने संविधान में संशोधन कराया और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी और आवामी लीग को छोड़ गए। बेसिकली देखो 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का जो संविधान था उसमें संशोधन कर दिया और अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली को मान्यता दी। और इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी कि आवामी लीग जो पार्टी है इसको छोड़कर किसी अन्य पार्टी को यहाँ पे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, मान्यता नहीं मिलेगी। यानी कि एक ही पार्टी हमेशा इस पे राज करेगी पूरे बांग्लादेश। तो इसकी वजह से तनाव और संघर्ष की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई। अगस्त 1975 में ही सेना ने बगावत की और शेख मुजीबुर रहमान सेना की इस बगावत में मारे गए। फिर यहाँ पे आए जियाउर रहमान। कौन से? जियाउर रहमान। इन्होंने एक नए सैनिक शासन, जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये बनाई और 1979 के चुनाव में ये विजयी रहे। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा सैनिक शासन चलता रहता है, तो सेना के द्वारा इनकी भी कुछ समय के पश्चात हत्या कर दी गई। फिर आए यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। इन्होंने सैनिक शासन, बाद में 5 सालों के लिए राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए। बेसिकली जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, संविधान अपना बनाया और लोकतंत्र व्यवस्था को कायम किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया और केवल अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हुआ और ये मारे गए। जियाउर रहमान आए, इन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, कुछ सालों तक इन्होंने शासन किया और उसके बाद इनकी मृत्यु। फिर आए लेफ्टिनेंट HM इरशाद। इन्होंने क्या किया, सैनिक शासन को बढ़ावा दिया और 5 साल तक ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति रूप में कार्य किया। अब HM इरशाद जो थे, इनके ही काल में जनता ने बहुत ही बड़े आंदोलन किए, जिनका इनको सामना करना पड़ा और कई हद तक इन्होंने कहा कि हम नागरिकों को कुछ राजनीतिक गतिविधियों में छूट देने का वादा करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे साबित हुआ। और जनता के विरोध से इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा और 1991 में दोबारा से यहाँ पे चुनाव होते हैं। और जब 1991 में चुनाव होते हैं तो इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र कायम हो जाता है। बेसिकली HM इरशाद की मृत्यु के पश्चात
या फिर कह सकते हो सॉरी मृत्यु नहीं, राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के बाद 1990 के बाद 1991 से लोकतंत्र यहाँ पे कायम रहा। ठीक है, तो 1971 से लेकर 1991 इसके बीच में कब सैनिक लोकतंत्र शासन आया, ये आपको समझ, ये मैंने आपको समझा भी दिया। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में भी आ गई। ठीक है, तो बांग्लादेश में लोकतंत्र का रिकॉर्ड इस तरीके से था। और नया देश बांग्लादेश किस तरह से बना, आई होप ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब समझते हैं अगले टॉपिक को। बेसिकली अब हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक आता है भारत और बांग्लादेश, इसके बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं। तो बहुत से यहाँ पे विवाद के मुद्दे हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहला है नदी जल बंटवारा। तो मतलब क्या है, तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गंगा नदी है, इस पर 1970 के दशक में एक फरक्का बांध बनाया गया था, जिस पर बांग्लादेश का ये कहना था कि हमें उतना पानी नहीं मिल पाता है जितना हमें चाहिए, और इस पर भारत ये कहता है कि अगर जितना पानी आप मांग रहे हो हम आपको उतना दे देते हैं तो हमारे ही क्षेत्र में सूखे पड़ जाएंगे। तो इसको लेकर विवाद है। दूसरा विवाद है यहाँ पे तीस्ता नदी को लेकर। एक है गंगा नदी, एक तीस्ता नदी। बांग्लादेश तीस्ता नदी से 48% जल की मांग करता है, मिनिमम आधे की मांग करता है भारत से। लेकिन भारत यदि इस मांग को इस मांग को मान लेता है तो बंगाल के कई क्षेत्र में सूखे पड़ जाएंगे। इसीलिए अभी तक केवल बांग्लादेश को 14% ही जल दिया जाता है, जो कि ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो दो नदी गंगा और तीस्ता नदी, ये याद रखिए। तीसरा विवाद आ जाता है 1971 के दौरान बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ। बेसिकली जब 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का और बांग्लादेश नया देश बना, तब बहुत से शरणार्थी के रूप में बांग्लादेशी भारत में रहने आए। इसकी वजह से असम, बंगाल ऐसे राज्यों की जो संस्कृति है वो प्रभावित हुई, और यहाँ की मूल संस्कृति के जो लोग थे वो अल्पसंख्यक बन के रह गए, और जो दूसरे बंगाल से आए थे वो यहाँ पे बहुसंख्यक। तो इसकी वजह से यहाँ के राज्यों की सांस्कृतिक जो स्थिति है वो कमजोर हुई है, खराब हुई है, और अर्थव्यवस्था पर भी काफी निगेटिविटी का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। फिर यहाँ पे आता है बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर। बांग्लादेश में जैसे कि लश्कर तैयबा, जमाल उल दावा, ऐसे बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जो कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे अंजाम देते हैं। तो भारत ये कहता है कि या तो इसे कम करो, नहीं तो अगर हमने आक्रमण करने शुरू कर दिए तो आपका देश कहीं नहीं जाएगा। फिर आता है म्यांमार से गैस पाइपलाइन। इसका मतलब क्या है, तो भारत जो है वो म्यांमार के द्वारा गैस पाइपलाइन लाना चाहता है भारत में, जिससे कि गैस उत्पादन सस्ता हो सके। लेकिन ये जो कि बांग्लादेश से होकर आएगी, तो बांग्लादेश बीच में अड़चन पैदा कर रहा है कि हम आपको ये लाने नहीं देंगे। और सबसे आखिरी अवैध तस्करी। बांग्लादेश से कई नशीले पदार्थों का भारत में आयात किया जाता है, यानी कि तस्करी की जाती है। तो भारत ये आरोप लगाता है इस पे। ठीक, ये समझ गए। और सबसे आखिरी जो कि बहुत ही खतरनाक है, सैनिकों की हत्या। तो कई बार भारतीय सैनिकों को पकड़कर बिना वजह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इन सभी के कारण भारत बांग्लादेश के बीच में मतभेद बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ गया है। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के क्या क्या मुद्दे हैं? गंगा नदी जल बंटवारा, तीस्ता नदी जल बंटवारा, घुसपैठ, आतंकवादी शिविर, गैस पाइपलाइन, अवैध तस्करी, और फिर सैनिकों की अमानवीय तरीके से हत्या। यह है बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद के। अब इन मुद्दों के अलावा कुछ यहाँ पे संबंध अच्छे भी हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसके भी। सबसे पहला यहाँ पे देखो, मधुर संबंधों में भारत जो है, मतलब बांग्लादेश भारत के पूरब चलो नीति का हिस्सा है। भारत ने एक नीति चलाई है, पूरब चलो नीति, तो बांग्लादेश का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत वह म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी देशों से अपने संबंधों को सुधारने की बात की। यानी कि भारत ने जो अपनी नीति चलाई है पूरब चलो की नीति,
इसके तहत भारत क्या कहता है कि हम जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएंगे। तो इसी कड़ी में बांग्लादेश भी इसमें सम्मिलित हो जाता है और भारत के साथ है। बांग्लादेश और भारत में क्योंकि क्षेत्र आपस में सटे हुए हैं, तो जितने भी आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, सुनामी, ऐसी जो आपदाएं हैं उनसे संबंधित और पर्यावरण जैसी जो समस्याएं हैं, इससे संबंधित निपटने के लिए मिलकर काम करने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाने की बात कही। आगे 2008 में शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, मतलब जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खुशी संभाली थी, इन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया कि जितने भी बांग्लादेश में आतंकवादी शिविर हैं हम उन्हें नष्ट करेंगे, आतंकवादी गतिविधियों को कम करने की कोशिश करेंगे। और उसके पश्चात 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए लगभग 20 अरब डॉलर की यहाँ पे सहायता राशि प्रदान की थी। और सबसे आखिरी 2015 में दोनों देशों ने मिलकर कुछ परिक्षेत्रों यानी कि कुछ एनक्लेवों में आदान प्रदान की यहाँ पे बात भी कही है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं ये आपको समझ में आ गया, और फिर किस तरीके से ये आपस में मधुर संबंधों को स्थापित करते हैं। आई होप आपको बांग्लादेश का ये पॉइंट कंप्लीट समझ में आ गया। बांग्लादेश, लोकतंत्र, नया देश, मतभेद, संबंध कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब सारा का सारा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी जहां तक हो सके सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। अब आता है यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो ये इसका फ्लैग है। बेसिकली 1948 के बाद में श्रीलंका में हालांकि लोकतंत्र जरूर कायम था भारत की तरह, लेकिन भारत की तरह वहां पे शांति नहीं थी, बल्कि वहां पे जातीय संघर्ष फैल गया। अब ये जातीय संघर्ष कैसा, तो ये दो के बीच में था। पहला, श्रीलंका में बेसिकली सिंगली मूल के जो निवासी हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। अब इसी में श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो तमिल लोग हैं, क्योंकि आपको पता होगा भारत का ये जो कुछ मैप है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे है तमिल। तो इस तमिल से कुछ लोग जो है वो श्रीलंका में रहने जाते हैं, वहां पे व्यापार वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कई बार कुछ बातों को लेकर मतभेद होते थे। फॉर एग्जाम्पल 1948 के श्रीलंका चुनाव में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पार्टी की सरकार बनी जिसने सिंघली और जो तमिल लोग थे इनके साथ समान व्यवहार रखा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, ना ही तो अल्पसंख्यक ना ही तो जो बहुसंख्यक हैं इन दोनों के साथ में समान व्यवहार किया, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो सिंगली मूल के निवासी थे वो काफी नाराज थे। और फिर ठीक 3 सालों के बाद 1951 में जब चुनाव हुए तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी और जो सुलेमान भंडार नायके थे इन्होंने सरकार की बागडोर संभाली। अब ये जो बंदा था सुलेमान भंडार नायके श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का, इसने जो तमिल थे इनको भगाने के लिए श्रीलंका से बहुत ही कठिन कठिन कदम यहाँ पे उठाए। कैसे? सिंपल सी बात है, ये पार्टी एक कट्टरपंथी पार्टी थी जिसने तमिलों को भगाने के लिए कई कदम, बहुत से कदमों में सबसे पहला श्रीलंका की जो सिंगली भाषा है इसको इन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। किसी भी कानूनी दस्तावेज में आपको राष्ट्रभाषा ही देखने को मिलेगी। बस परिवहन, बंदरगाह, बेसिकली यही वो इनके संसाधन थे तमिलों के, जहां से अपना ये व्यापार वगैरह करते थे, अपनी आर्थिक स्थिति बनाते थे। तो इसका श्रीलंका ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि चाहे बस परिवहन हो या बंदरगाह हो, इस पे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार का हाथ रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से तमिल मूल के लोग जो थे वो काफी नाराज थे। तमिलों के जितने भी विदेशी प्रमाण पत्र थे, यानी कि अब कोई भी जो भारत का जो तमिल का मूल बंदा है वो जाके प्रमाण पत्र, यानी कि एक तरीके से कहते हैं वहां पे रहने की आजादी का प्रमाण पत्र, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, और नवीनीकरण करने से भी मना कर दिया। प्रमाण पत्र नागरिकता एवं नए राज्य की मांग को श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी ने अस्वीकार किया, यानी कि तमिलों ने जब देखा
कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी इतने सारे हमारे खिलाफ ये काम कर रही है, तो तमिल मूल के लोगों ने अपने लिए श्रीलंका में एक अलग देश बनाने की मांग उठाई, और इस मांग को उठाने के साथ ही बहुत से आंदोलन यहाँ पे शुरू हुए, और तमिल मूल के लोग और जो श्रीलंका के सैनिक शासक थे, इनके बीच में सैनिक झड़पें होने लगी। फिर यहाँ पे आती है आगे बारी। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग को मनवाने के लिए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, लिट्टे। ठीक है, लिट्टे जिसे हम कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, समझ गए। और वहां की जो सरकार थी, जल्द ही उसने क्या किया, इस संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया। बेसिकली क्या समझे आप, 1978 में जब तमिलों को लगा कि हमारे नए राज्य की मांग सरकार नहीं मान रही, हमारे खिलाफ बहुत ही और ज्यादा कदम उठाए जा रही है, तो इन्होंने अपनी मांग को मनवाने के लिए एक संगठन बनाया, लिट्टे लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम, जिसने सरकार के सामने मांग रखी, बहुत सारी गतिविधियां की, लेकिन सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, और फिर उसके बाद इसको समाप्त भी कर दिया गया था। अब श्रीलंका में जो उत्तरी पूर्व के हिस्से थे, यहाँ पर किसका नियंत्रण होता था, लिट्टे का। तो 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ। तो सिंपल सी बात है भाई कि 1987 में भारत गया श्रीलंका, उसने मतलब भारत के मेजबान नेता गए श्रीलंका के मेजबान नेता से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आप अपने देश में ये जो तमिलों के साथ में आप कर रहे हो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक समझौता हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया 1987 में कि श्रीलंका जो है इसका आप विभाजन मत कीजिए। भारत ने कहा आप इसका विभाजन मत कीजिए, लेकिन इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसको मिलाकर एक विधानसभा बना दीजिए, ताकि तमिल मूल के जो लोग हैं वो अपने आप को एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रह सकें। ठीक है, लेकिन जब ये कहानी नहीं बनी तो भारत ने अपनी शांति सेना 1987 में भेजी, लेकिन कई कारणों की वजह से ये सेना वापस आ गई 1989 में। फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय देशों ने, शांति वाले देशों ने श्रीलंका में आए, तमिल मूल के लोग, सरकार और जो श्रीलंकाई मूल के सिंगली लोग थे, इनके बीच में आपस से बातचीत करके इन दोनों जातियों के बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश की, जिसके पश्चात 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं जातीय संघर्ष समाप्त हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वर्तमान की स्थिति, तो वर्तमान में भी वहां पे लिट्टे के हम कह सकते हैं कुछ छोटे छोटे रूप आपको देखने को मिलेंगे, और अभी भी सिंगली मूल के लोग कहीं कहीं पर जो तमिल मूल के लोग हैं उनके साथ अच्छा अत्याचार करते हुए नजर आएंगे। श्रीलंका में लोकतंत्र जो है वो इन्हीं बातों पर आधारित है, कभी लोकतंत्र होता है तो कभी कुछ और वहां पे आता है। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की कहानी एक अनूठे संघर्ष की कहानी है। आई होप इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत और श्रीलंका के बीच में मधुर संबंध। बेसिकली देखो, भारत जो था इसने 1987 में जो शांति सेना भेजी थी, जिसकी वजह से जो तमिल मूल के लोग थे इन्हें काफी नुकसान हुआ, तो भारत ने यह फैसला लिया कि अब से हम कभी भी अपनी सेना को दोबारा से नहीं भेजेंगे, यानी कि अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इससे संबंध काफी अच्छे हुए। श्रीलंका में सुनामी हुई, सुनामी से हुई तबाही, श्रीलंका के पुनर्निर्माण, इन सभी के लिए भारत सरकार ने काफी मदद की, और एक तरीके से जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के संबंध काफी अच्छे हुए। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ समारोह के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने यात्रा की, तथा उन्होंने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की आम सहमति तथा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। यानी कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में अपनी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय श्रीलंका के जो नेता थे, प्रधानमंत्री, इन्होंने भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात। भारत सरकार ने
श्रीलंका के साथ अपना एक मुक्त व्यापार समझौता जो है वो कर रखा है, जिससे कि विदाउट टैक्स यहाँ पे ट्रेड जो व्यापार है वो आसानी से किया जाए। अगर आप करंट अफेयर्स देखते होंगे तो वर्तमान में जो श्रीलंका है वहां पे पेट्रोल की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आपको करंट अफेयर्स देखोगे आपने 2022 के, ठीक है, आपको पता होगा श्रीलंका में पेट्रोल की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई किलोमीटर तक, कई घंटों तक और लाइन में लगे रहने के बाद तब आपको 1 या 2 लीटर मुश्किल से पेट्रोल मिलता। तो ऐसी स्थिति में भारत ने श्रीलंका की सहायता की और एक घोषणा की, सबसे पहले तो कई अरब डॉलर आर्थिक स्थिति देने की सहायता की, साथ ही साथ लगभग 50 पेट्रोल पंप वहां पे खोलने की एक वृहद परियोजना का घोषणा की और लगभग 1 साल के अंदर ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसकी वजह से बहुत कार्य होंगे, लोगों को पेट्रोल की जो परेशानी है उससे नहीं जूझना पड़ेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी स्थिति अच्छी होगी और फाइनली श्रीलंका एक जियोपॉलिटिकल तरीके से वहां पे सुटेबल तरीके से स्टेबल रह पाए। भारत और श्रीलंका के बीच में यह है मदद। तो श्रीलंका का टॉपिक क्लियर हो गया है। श्रीलंका से संबंधित कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो आपके 12th एग्जाम से संबंधित तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। श्रीलंका का टॉपिक खत्म हो गया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक नेपाल। अब नेपाल में बेसिकली देखो, नेपाल जो है इसमें होता है पहले राजतंत्र और फिर आता है इसमें लोकतंत्र। तो नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की कहानी कैसी रही, कब कब क्या क्या हुआ, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, सभी को पता है। नेपाल जो कि चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे तो ये बाउंड्री है और यहाँ पे जो है वो नेपाल है और इसके ऊपर में जो है वो चाइना है, इसके नीचे आपको पता ही है भारत है। तो एक तरीके से ये हर तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। नेपाल की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो हिंदू है और यहाँ पे कई वर्षों तक राजतंत्र रहा था। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नेपाल के। अब समझिए कहानी। यहाँ की जनता तथा राजनीतिक पार्टी एक उत्तरदायी शासन की मांग उठा रही थी। बेसिकली आपको पता है नेपाल में राजतंत्र था, तो राजा से यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की राजनीतिक पार्टी जो थी, वो एक तरीके से उत्तरदायी सैनिक जो उत्तरदायी शासन है उसकी मांग उठा रही थी, क्योंकि राजा कभी भी जनता को जवाब नहीं देते थे, उनका शोषण करते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जनता राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करने शुरू कर दिए। फिर राजा ने बहुत ही एक तरीके से अमानवीय तरीके से सेना की सहायता से जो ये आंदोलन चल रहे थे इन पर नियंत्रण बना लिया और लोकतंत्र जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होने लगा। जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग के लिए आंदोलन शुरू किए। राजा को बाध्य होकर, जब राजा ने देखा कि मांग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर मैंने मांग को नहीं माना तो हो सकता है कि मेरी ही सत्ता खत्म हो जाए, तो राजा ने इनकी मांग को माना और 1990 में एक लोकतांत्रिक संविधान जो था इसकी मांग को इन्होंने मान लिया और संविधान बनाने की राह चल पड़ी। लोकतांत्रिक सरकारों की जो अवधि थी वो ज्यादा नहीं चली, सरकार गठित हुई, ठीक है, जो कि जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता के प्रति जाहिर थी। लेकिन ये जो भी लोकतांत्रिक सरकारें थी ये इनकी अवधि कुछ ज्यादा खास नहीं रही। 1990 के दशक में ही नेपाल में क्या हुआ, माओवादी जो लोग थे इन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया और ये लोग राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ थे और ये एक विद्रोह करना चाहते थे, जिसके चलते राजा की सेना और माओवादियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। बेसिकली जब जनता ने और राजनीतिक पार्टी से राजा यानी कि शासक से मांग की कि आप हमें एक उत्तरदायी शासन दो, यानी कि उत्तरदायी शासनिक व्यवस्था बनाओ, क्योंकि आप जनता को किसी भी बात का जवाब नहीं देते हो, तो राजा ने क्या किया, इस मांग को दबाने के लिए कई कदम उठाए। लेकिन जब आंदोलन काफी उग्र हो गए तब राजा को 1990 में एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मानना पड़ा और कुछ सालों तक, 4-5 साल तक लोकतंत्र चला भी। लेकिन 1990 के दशक में नेपाल में माओवादियों ने अपना प्रभुत्व जमाया और ये राजा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। और जब युद्ध यहाँ पे होता है तब 2002 में संसद भंग हो जाती है, राजा ने संसद को भंग कर दिया और जो भी लोकतंत्र 1990 से 2002 तक यहाँ पे व्याप्त था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो तकरीबन 10 से 12 सालों तक
लोकतंत्र की जो स्थिति थी वो 2002 में यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे आया अगला, जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ किया। तो 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, यहाँ पे संसद की बहाली कर दी, यानी कि एक तरीके से संसद को पुनः यहाँ पे जागृत कर दिया। और जब संसद जागृत हुई तो देशव्यापी आंदोलन ये जो हुआ था, जिसकी वजह से राजा ने संसद को यहाँ पे मान्यता प्रदान की, इसका बेसिकली कई दलों ने, बेसिकली 7 दलों का गठबंधन था। माओवादी इसमें लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी ने मिलकर ये जो एक बृहद आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से राजा ने 2006 में संसद को दोबारा से बहाल कर दिया, इसका नेतृत्व किया था। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अभी भी मुकम्मल नहीं है, यानी नेपाल में जो लोकतंत्र है वो अभी भी वर्तमान में पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है। क्यों नहीं है? बहरहाल क्योंकि वहां पे अभी भी राजा का शासन है। जैसे हमारे देश भारत में क्या है, औपचारिक रूप से देश का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। उसी तरीके से नेपाल के हैं राजा। तो नेपाल अपने इतिहास में एक अद्वितीय दौर से गुजरा, क्योंकि वहां संविधान सभा के गठन की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे थे। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और एक लोकतांत्रिक जो गणराज्य था ये इसने खुद को स्वयं घोषित किया। और 2015 में नेपाल ने अपना एक स्वतंत्र संविधान बनाया और अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित किया। हालांकि 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और लोकतंत्र बन गया था, लेकिन 2015 में संविधान के साथ में इसमें लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। तो नेपाल में राजतंत्र की क्या कहानी रही, किस तरीके से लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र की ये क्या कहानी रही, आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गए। अब समझते हैं संबंधों के बारे में। बेसिकली भारत और नेपाल, इसके बीच में कई मतभेद हैं। जैसे कि नेपाल का भारत से ये कहना है, भारत पे ये आरोप है कि भारत नेपाल की नदी जल, पनबिजली परियोजना, इन सभी पर आंख गड़ाए हुए है और कभी भी इन पर कब्जा कर सकता है। ये नेपाल का कहना है। नेपाल और भारत के बीच में अतीत में लेकर कुछ मतमुटाव हुए हैं व्यापार को लेकर, जिसकी वजह से ये भी मतभेद के कारण बनते हैं। नेपाल का आरोप है कि भारत जो है नेपाल की अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप करता है। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ भारत जो है वो नेपाल से ये कहती है कि आप नेपाल में जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हो, आप उन्हें खत्म कर सकते हो, जिसकी वजह से भारत में बहुत सारा नुकसान होता है, जनमानस को हानि होती है, लेकिन नेपाल सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, उसके बाद चीन से नेपाल की दोस्ती, बेसिकली चीन जो है उससे नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे हैं, तो इसको लेकर भारत के बीच में काफी मनमुटाव बन जाता है। भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, कि नेपाल जो है वो ये कहता है कि भारत हमें अपने क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। तो ये सभी हैं भारत और नेपाल के बीच में मतभेद के कारण। ठीक है, अब समझते हैं कि अच्छे संबंध भी रहे होंगे भाई, मतभेद तो है, अच्छे संबंध भी होंगे। हाँ, भारत और नेपाल के बीच में संबंध एक मजबूत और शांतिपूर्ण है। कैसे हैं? तो इन्होंने आपस में बिना वीजा और पासपोर्ट, देखो दो देश हैं तो दोनों देशों में आने जाने के लिए पासपोर्ट वीजा चाहिए होता है, लेकिन उन्हें बिना पासपोर्ट वीजा के आने जाने और कार्य करने की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किया, और वर्तमान में ये ऐसा भी है। दोनों देश व्यापार के मामले में, वैज्ञानिक सहयोग के मामले में, ताजे प्राकृतिक संसाधन के मामले में, बिजली उत्पादन के मामले में, जल प्रबंध ग्रिड के मामले में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों ही मिलकर ऐसी वृहद परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, व्यापार वैज्ञानिक सहयोग, भारत नेपाल कई परियोजनाओं में उसकी मदद भी करता है। 2008 में जब नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतंत्र को गणराज्य तरीके, लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया, तो भारत ने इसके यूएनओ में काफी प्रशंसा की और इसका समर्थन किया। तो नेपाल का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, कैसे यहाँ पे राजतंत्र आया, कंप्लीट कहानी समझ में आ गई होगी। क्या मतभेद के कारण रहे, किस तरीके से यहाँ पे मधुर संबंध। तो आई होप नेपाल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक था समकालीन दक्षिण एशिया, ये कंप्लीट हो जाता है।
अब इसमें हमारे दो सब टॉपिक बचे हुए थे, कौन कौन से? मालदीव और भूटान, ठीक है ना। हाँ, तो भूटान और मालदीव। तो देखो अब दो सब टॉपिक और हैं हमारे। पहला है यहाँ पे भारत के भूटान के साथ संबंध कैसे। तो काफी छोटा टॉपिक है, 3-4 लाइन का है, देखो समझो। तो भूटान में कुछ ऐसे उग्रवादी थे जो कि भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। तो भूटान ने क्या किया? भूटान ने उन उग्रवादियों को खदेड़ भगाया, जिसकी वजह से भारत को काफी मदद मिली। इसी को देखते हुए संबंध काफी अच्छे हुए। भारत ने भूटान में बहुत ही बड़ी-बड़ी जो बिजली परियोजनाएं हैं, इसमें भूटान का हाथ बटाया है। भूटान के जितने भी हिमालयी प्रदेश हैं, उनके विकास के लिए हमेशा भारत ने अनुदान दिया है, हमेशा भारत ने उसका साथ दिया है, ठीक है। तो केवल ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, किसके बारे में? भूटान के बारे में। दूसरा आता है यहाँ पे मालदीव, काफी छोटा है, आपको पता होगा। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संबंध जो है वो ठीक ठाक है इसके। जैसे कि मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी है, यानी कि अच्छे, लेकिन किसी ताकत तरीके से। जैसे 1988 में क्या होता है कि श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जाते हैं कहाँ पे? मालदीव में। और वो क्या करते हैं? मालदीव में हमला कर देते हैं। और ये वही समय था जब 1987 में भारत ने अपनी सैनिक शासन कहाँ भेजी थी? श्रीलंका में। और ठीक उसी दौरान 88 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के सैनिक कहाँ गए? मालदीव पर जब हमला बोला, तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करो। तो भारत ने मालदीव की मदद करते हुए दो सेनाओं से, भारत की वायुसेना से और नौसेना से, देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी सेना से क्या करते हैं कि हमारी जो नॉर्मल सेना होती है, पैदल सेना, उसे भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन मालदीव जो कि एक तरीके से कहते हैं द्वीपीय, हाँ द्वीपीय कह सकते हो आप, द्वीप पे बसा हुआ है, तो वहां पे वायुसेना और नौसेना जा सकती है, पैदल सेना तो जा नहीं सकती। तो इन दोनों ने जाके वहां पे कार्यवाही की और उनको वहां से खदेड़ दिया। कई बार भारत ने मालदीव को आर्थिक विकास के सहयोग दृष्टि से, वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इवन मत्स्य उद्योग, क्योंकि आपको पता है चारों तरफ समंदर है, तो मत्स्य उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत ने हमेशा मालदीव की सहायता की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने दक्षिण एशिया के बारे में समझा कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, और उसके स्थिति क्या है। फिर हमने समझा कि किस देश में क्या क्या कौन कौन सा यहाँ पे शासन है। फिर आगे हमने यहाँ पे समझा सार्क आखिर ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से सदस्य देश हैं, इसके उद्देश्य क्या थे, और बाद में चल के ये आखिर असफल किस लिए हो गया, ये भी हमने समझ लिया। देन हमने समझा सार्क की असफलता के बाद, एक सेकेंड, हाँ इसके वर्तमान नेता भी सार्क के, ये विकिपीडिया से मैंने इमेज उठाई है, आप भी चाहें तो वहां से देख सकते हैं। सार्क के वर्तमान नेता, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में 8 देश शामिल है इसमें। 2007 में अफगानिस्तान इसमें सम्मिलित हो गया था। फिर जब सार्क असफल रहा व्यापार की दृष्टि से, तो इन्होंने साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण किया, लेकिन ये भी एक तरीके से कहते हैं असफल रहा, ठीक है। लेकिन नेपाल के साथ में भारत के अभी भी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इसके साथ में अभी भी मुक्त व्यापार है भारत। फिर यहाँ पे आया सब टॉपिक भूटान के साथ भारत के संबंध और मालदीव के साथ। अब जो है वो हमारे बड़े बड़े टॉपिक आ गए थे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन के बारे में हमने समझा, जिसमें जनरल याहिया खान, ठीक है, जनरल अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में हमने समझा। उसके बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र जो वो क्यों स्थायी नहीं रह पाता है, इसके हमने कुछ कारणों के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि ये कुछ 5-6 कारण यहाँ पे में आते हैं। भारत के पाकिस्तान के साथ में संबंध काफी मतभेद वाले रहे हैं। तो 4 युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध, उसके बाद परमाणु हथियार और सिंधु नदी जल बंटवारा, और फिर यहाँ पे आता है गुजरात के कच्छ रकम की जो सरकारी सीमा है, इसको संबंध तनाव होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ अच्छे भी संबंध थे, जिसमें सिंधु नदी जल संधि की गई 1960 में, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ 1965 के युद्ध के बाद, फिर 1971 के युद्ध के बाद 72 में शिमला समझौता किया गया, लाहौर बस सेवा 1919 में शुरू की गई
और फिर ये कारगिल युद्ध के बाद खत्म कर दी गई। साफ्टा पर हस्ताक्षर किया गया फ्री ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान से आने वाले सीमेंट आयात पर शुल्क समाप्त किया गया। आतंकवाद को रोकने के लिए साझा रणनीति वगैरह इन्होंने अपनाई। और क्रिकेट टीम का दौरा 2004। पाकिस्तान का टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक आ गया हमारा यहाँ पे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 1947 से 71 तक 47 से 71 तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अब ये नया देश कैसे बना, इसकी कहानी क्या रही, जो कि हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद जब ये नया देश बन गया तब इसमें लोकतंत्र कब कब कायम हुआ, सैनिक शासक इसमें कब कब आए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे समझा बांग्लादेश के साथ में भारत के विवाद के क्या मुद्दे रहे हैं। विवाद के कई मुद्दे हैं। नदी जल संधि है जिसमें गंगा नदी है, तिस्ता नदी जल संधि है, अवैध घुसपैठ है, आतंकवादी शिविर हैं, म्यांमार से गैस पाइपलाइन है, अवैध तस्करी है और सैनिकों की अमानवीय तरीके से हत्या। इन सभी कांड की वजह से भारत बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे नहीं रहे। मधु संबंध भी हैं, जैसे कि पूर्वोत्तरों की नीति का हिस्सा है, आपदा प्रबंधन ऐसी समस्याओं पर मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है। और शेख हसीना 2008 में इन्होंने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने की बात कही। भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देने की बात कही। ठीक है, बहुत से परिक्षेत्रों में आदान प्रदान करने की बात। बांग्लादेश कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने समझा था श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष कैसे फैला हुआ था, क्या इसकी कहानी रही, ठीक है, कौन कौन से इसके कदम उठाए गए। फिर इसकी कहानी में आगे आता है लिट्टे के बारे में। लिट्टे ने यहाँ पे क्या किया, कहाँ पे उसका शासन था। फिर यहाँ पे भारत ने श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अपना इंटरफेस किया, समझौता हुआ, समझौता क्या था, और उसके बाद फाइनली श्रीलंका में जातीय संघर्ष खत्म। फिर श्रीलंका में ही एक सेकेंड, हाँ ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मधुर संबंध कैसे रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ पे आता है अगला, जो कि था हमारा नेपाल। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र से राजतंत्र की कैसी कहानी रही, कब कब क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं यहाँ पे हमें देखने को मिली। और फाइनली 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनी और 2015 में इसने अपना संविधान भी बना लिया। और उसके बाद मतभेद के कारण क्या है भारत और नेपाल के बीच में, ये कुछ मतभेद के कारण है। और फिर एंड द एंड की मधुर संबंध क्या है, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आज की हमारी ये जो वीडियो थी कंप्लीट यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको हमने जो समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।